डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड की इंग्लिश लिटरेचर की किताब पैनोरमा पार्ट 2 क्लास 10th के लिए है। इसका चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर इज नेम्ड एज एक्सेप्टेंस स्पीच। तो आप लोग इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब है वो भाषण जो कोई चीज़ प्राप्त करने के बाद दिया जा रहा हो। और इसकी लेखिका हैं ऑंग सान सू की, जो बर्मा के देश की हेड रह चुकी हैं, वहाँ की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। और उन्होंने ये चीज़ तब लिखा था, ये भाषण उन्होंने तब दिया था जब उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1991 में। तो एक्चुअली में ये भाषण लिखा हुआ उनका है, लेकिन इसे पढ़ा है उनके बच्चे ने। तो यही भाषण एक्सेप्टेंस स्पीच में आपके सामने में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑंग सान सू की का। ऑंग सान सू की, बोर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. She won the Raftov Prize and Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991. The acceptance speech given here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Harris on the occasion of the Award of Nobel Prize in Oslo, December 10, 1991. तो ऑन्ग सान सू की को जब 1991 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो किसी वजह से वो ये सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाई थी। तो उसकी वजह से उनके लड़के ने उनकी बिहाफ में उनके जगह पर इस प्राइज़ को रिसीव किया था और उन्होंने ये भाषण दिया था जब ये प्राइज़ उन्होंने रिसीव किया था। ऑंग सान सू की के बारे में थोड़ा सा जानना अच्छा रहेगा। उनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। रंगून बर्मा की राजधानी है। और आप ये जान रहे होंगे कि कुछ साल पहले तक वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर के ऑंग सान सू की ने वहाँ पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई थोड़ी सी उस तरीके की कही जा सकती है जिस तरह की लड़ाई अपने देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में काफ़ी सालों तक लड़ी गई और उसके बाद में हम लोगों को 1947 में आज़ादी मिली। तो इसमें यह भी बताया गया है कि उन्हें इसके पहले भी 2 प्राइज़, बड़े बड़े प्राइज़ मिले थे, राफ्टोव प्राइज़ और सखारोव प्राइज़। और ये भी उन्हें इसी चीज़ के लिए मिला था जिसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ थॉट, ये सोचने के लिए कि आप स्वतंत्र कैसे रहेंगे। और उन्होंने इस विचारधारा को अपने देश में लोगों के बीच में कैसे जागरूक करने की कोशिश की, इस चीज़ को लेकर के। सो नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, द चैप्टर हेडिंग द एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसमें ये भाषण उन्होंने लिख करके दिया था और ये भाषण उनके बच्चे एलेक्जेंडर हैरिस ने पढ़ा था उस समारोह में जहां पर नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे थे। और ये नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे थे ओस्लो में दिसंबर 10, 1991 को। तो अब हम लोग इस भाषण की शुरुआत करते हैं। योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर ऑंग सान सू की दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज, द नोबेल प्राइज फॉर पीस, because circumstances do not permit my mother to be here in person, so I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. तो ऑंग सान सू की, उनका बच्चा एलेक्जेंडर हैरिस, जिसने ये भाषण पढ़ा, वो कहता है कि योर मैजेस्टी, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आमतौर पर ये एक इटिकेट और मैनर की बात रही है कि अंग्रेजी में जब भाषण शुरू करते हैं तो जितने भी वहाँ पर आदरणीय लोग बैठे होते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं, पुरुष होते हैं, महिलाएं होते हैं, तो उनके सम्मान में ये बातें कही जाती हैं, योर मैजेस्टी, योर एक्सेलेंसीज। तो मैजेस्टी का मतलब है उस संस्थान के जो हेड रहे हों या वहाँ पर और भी जो सीनियर्स बैठे रहे हों, वो वहाँ के राजा रानी भी हो सकते हैं। और ये एक सम्मानजनक शब्द है जो वहाँ पर बैठे पुरुषों और महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आपके सीनियर हैं। तो इस भाषण में कहा जा रहा है कि वो बच्चा एलेक्जेंडर हैरिस, जो उनका
वो प्राइज रिसीव कर रहा है और बताता है कि मैं अपनी माँ के बिहाफ पर यहाँ पर खड़ा हूँ और ये पुरस्कार जो कि सारे पुरस्कार में सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, द नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ऑंग सान सू की को ये प्राइज क्यों दिया गया था। तो ये प्राइज उन्हें शांति के लिए दिया गया था। तो इसमें वो बता रहे हैं कि चूंकि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से उनकी माँ इस प्राइज को रिसीव करने नहीं आ सकी थी, तो इसीलिए उनका लड़का अलेक्जेंडर एरिस इस प्राइज को रिसीव कर रहा है और वो कहता है कि दैट आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी भावनाओं को नहीं, अपनी माँ की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त कर सकूं जैसे कि अगर वो यहाँ पर होती तो ये प्राइज रिसीव करते समय करती। आगे लिखा है, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो अगर यहाँ होती और ये प्राइज रिसीव कर रही होती तो ये बात वो जरूर कहती कि मैं ये प्राइज अपने लिए नहीं बल्कि बर्मा के सारे लोगों के बिहाफ पर ले रही हूँ, उनके नाम से ले रही हूँ। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who even as I speak continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma. Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. तो इस भाषण में ये भी है कि वो बताता है कि वो ऐसा जरूर कहती कि ये प्राइज उनके लिए नहीं बल्कि वहाँ के सारे बच्चों के लिए, सारी महिलाओं के लिए, सारी पुरुषों के लिए है जो जिन्होंने लगातार त्याग किया है और जिन्होंने अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल का सेक्रीफाइस किया है इस फ्रीडम के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए और बर्मा में एक लोकतांत्रिक शासन को लागू करने के लिए। इसलिए वो कहता है कि ये प्राइज उनका है और ये बर्मा के लोगों की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है जो उन्होंने शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए और लोकतंत्र के लिए हासिल किया है। आगे कहते हैं कि स्पीकिंग एज हर सन, हाउएवर आई वुड ऐड दैट आई पर्सनली बिलीव दैट बाय हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस शी हैज कम टू बी ए वर्दी सिंबल through whom the plight of all the people of Burma may be recognized. तो उनका लड़का कहता है कि मैं उनका बेटा होने के नाते ऐसा कह सकता हूं कि हालांकि I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized. कि मैं समझ सकता हूं कि किस तरह से उनके समर्पण और उनके पर्सनल सेक्रीफाइस की वजह से, उनकी अपनी त्याग की वजह से बर्मा के लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है जिसको कि अब लोग समझ पा रहे हैं, लोगों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, और किसी को भी उस स्थिति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। The plight of those in the countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monks beaten and dishonored. तो ये इस चीज को भी कहा जा रहा है कि आप कम करके नहीं आंकें उन लोगों के बारे में जो देश के शहरों में रहते थे, देश के और छोर पर रहते थे, गांव में रहते थे, वे लोग जो गरीबी की स्थिति में रहे हैं, परेशानी की स्थिति में रहे हैं, वो लोग जो जेल में बंधन हैं, जेल में बंद किए गए हैं और जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, और उन सारे युवा लोगों की बुरी स्थिति, और जो लोग जो बर्मा की उम्मीद की किरण हैं, वे सारे लोग जो किसी न किसी वजह से इस आंदोलन की वजह से सरकार के द्वारा टॉर्चर किए जाने की वजह के डर से भाग करके जंगल में चले गए और वहाँ वो मलेरिया या किसी और बीमारी की वजह से मारे जा रहे हैं।
इसमें उन लोगों के भी बुरी स्थिति की बात है कि भाई वहाँ जो बुद्धिस्ट साधु रहते हैं जिन्हें कि बहुत मारा गया, डिजॉनर किया गया। Nor should we forget the many senior and highly respected leaders besides my mother who are all incarcerated. इसमें उन लोगों की भी बातें हैं कि आंग सान सू की खुद तो एक बहुत बड़ी नेता रही हैं, उनकी टीम में और भी बहुत सारे नेता रहे होंगे जिन्होंने तरह तरह का सेक्रीफाइस किया होगा, जिन्हें कई तरह की सजा दी गई या जिन्हें जेल में बंद किया गया। It is on their behalf that I thank you from my heart for this supreme honor. तो मैं उन सब लोगों के बिहाफ पर, उन सब लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि जो ये इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया जा रहा है। The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded. तो अब बर्मा के लोग अपना सिर उठा करके, सिर थोड़ा और ऊंचा करके जी सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि उनका ये देश जो इतने दूरी पर है, इस तरह से अलग थलग है और उनकी भी परेशानी को अब सुना जा रहा है, महसूस किया जा रहा है और इस चीज़ को नोटिस में रखते हुए उसे भी महत्व दिया जा रहा है। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be. It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day, celebrated throughout the world. तो आगे इस एक्सेप्टेंस स्पीच में ये कहा जा रहा है कि हमें उन सब लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अकेले रह करके, किनारे रह करके बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और उन्होंने ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी है, जब उनके चारों तरफ में रंगून की सेना खड़ी रहती थी और इस डर के माहौल में उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उनकी इस लड़ाई को पूरी दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एक ह्यूमन स्पिरिट के तौर पर, मानवता के तौर पर, कि जहां पर एक राजनीतिक दुशासन का मतलब है कि एक क्रूएल गवर्नमेंट, जहां पर एक बहुत ही क्रूर सरकार का वर्चस्व रहा है और जहां पर इस तरह से लोगों को मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी है, उस देश में लोगों ने इस लड़ाई को लड़ी है। क्यों लड़ी है? उन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने इस देश को में लोकतंत्र लागू करने की लड़ाई लड़ी है। द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड इन ऑनर ऑफ ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल वेरेवर दे मे बी। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भले भी जो लोग उस देश में रह रहे हों या उस देश से बाहर चले गए हों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सामने से, पीछे से, मीडिया के जरिए, भाषण दे करके, जिस तरीके से भी और जहां से भी उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, ये उन सबको सम्मान देते हुए ये बात कही जा रही है। It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day. इसमें एक ये भी बात बताई जा रही है कि संयोग से ओस्लो में ये प्राइज आंग सान सू की को उस दिन दिया जा रहा था जिस दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, विश्व मानवाधिकार दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। Just a few days ago, the United Nations passed an unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Xavier Perez the cellular statements on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. इस भाषण में ये भी कहा जा रहा है कि उस नोबेल प्राइज कमेटी के जो भी चेयरमैन हैं उनको एड्रेस करते हुए कि आज के दिन में जहां पर पूरी दुनिया आपकी कमेटी के इस चॉइस का तारीफ कर रही है कि आप लोगों ने मेरी मां को नोबेल पीस प्राइज देने का चुना है, एक मत से चुना है और ये एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन है।
हिस्टोरिक रिवॉल्यूशन इस सेंस में है कि इस कमेटी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेवियर पेरेज द सुलार, उनका स्टेटमेंट है कि भाई ये अवार्ड इतना महत्व रखता है और ये ऑन्ग सान सुकी को इतनी बड़ी लड़ाई लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए दिया जा रहा है, और साथ में भी वो बर्मा की वर्तमान सरकार से ये चीज़ कह रहे हैं कि आप उन्हें जेल से, डिटेंशन से जल्दी रिलीज कीजिए। Let it never be said by future generations that indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism, which the Nobel Peace Prize encapsulates। तो इसमें ये भी बात कही जा रही है कि ये नोबेल पीस प्राइज किस चीज़ को इंगित करता है, किस चीज़ को इशारा करता है कि हम पूरी दुनिया में मानवता के आदर्शों को बहाल करने की कोशिश करेंगे और उस चीज़ को जीने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये अवार्ड इतना महत्व रखता है कि जहां हमारे देश में इतनी बुरी स्थिति है, सरकार के द्वारा इतना टॉर्चर किया जा रहा है और इस तरह से लोगों की ज़िंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा है, वहाँ पर हम वहाँ की एक प्रतिनिधि को, जिसने कि लोकतंत्र की लड़ाई के लिए, स्वतंत्र रहने की लड़ाई के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया और अभी भी वो जेल में हैं, नोबेल प्राइज कमेटी उन्हें ऑनर कर रही है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मानवता के आदर्शों को जीने की बात कही, सरकार के सामने में याद दिलाने की कोशिश की, सरकार को उस चीज़ की व्यवस्था लागू करने की उन्होंने कोशिश की। Let the strivings of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सब लोग इसमें समझ रहे होंगे कि रेसिज्म का मतलब क्या होता है, वार का मतलब क्या होता है। वार का मतलब है लड़ाई और रेसिज्म का मतलब है जहाँ पर हम लोग किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को प्रताड़ित करने की बात करते हैं, दबाने की बात करते हैं, शोषण करने की बात करते हैं। रेसिज्म का मतलब है नस्लवाद। जैसे कि अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर में राज किया, या अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीकन कंट्री में काले लोगों के ऊपर में राज किया और उन्होंने गोरे काले का भेदभाव जताने की कोशिश की। तो इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके एक स्टेटमेंट को भी याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि मानवता को कभी भी बांध करके नहीं रखा जा सकता और मानवता को कभी भी बहुत समय तक रेसिज्म और वार के बिहाफ पे उसके जरिए बांध करके, दबा करके रखने की कोशिश नहीं हो सकती। तो स्ट्राइविंग्स का मतलब है, स्ट्राइव मतलब जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद करना, जिस चीज़ के लिए जान दांव पर लगा देना, इस तरह की बात। स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, जैसे कि हम परफेक्ट होने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। Let the effort of us all prove that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold। तो यहाँ पर यह भी बात है कि लेट द एफोर्ट ऑफ अस ऑल, हम सब लोगों की मेहनत, हम लोगों सब की का संघर्ष, प्रूव दैट ही वॉज नॉट ए मेयर ड्रीमर व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस बीइंग मोर प्रीशियस देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड। तो ये बात भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्टेटमेंट को ही याद दिलाने की कोशिश है, उस चीज़ को साबित करने की बात की जा रही है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब ये बात कही होगी तो उन्होंने सिर्फ एक सपना नहीं देखा, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसमें उन्होंने जेन्युइन ब्रदरहुड, एक जेन्युइन भाईचारा की बात की है, शांति की बात की है। और उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि ये ब्रदरहुड और पीस, ये भाईचारा और शांति का माहौल किसी भी तरीके से हमारे लिए सोने चांदी से, हीरे से भी बढ़ करके है। और अब आखिर में इस भाषण को उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे शब्दों से खत्म किया है कि लेट ए न्यू एज डाउन, न्यू एज डाउन, DAWN डाउन, डाउन का मतलब होता है सूर्योदय, कि अब हम सब लोग एक नए सूर्योदय को आने दें, एक नए युग के सूर्योदय को इस देश में आने दें। और नए युग के सूर्योदय से बात यह है कि जहाँ पर
पूरी दुनिया के द्वारा नोबेल प्राइज कमेटी के द्वारा ऑंग सान सू की के लंबे स्ट्रगल को ऑनर करने की बात की जा रही है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि उन्होंने आखिर उस देश में, बर्मा में लोकतंत्र की लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, एक अनथक लड़ाई लड़ी है। तो इस चीज़ के लिए उन्हें ऑनर किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसकी वजह से आगे चल कर के बर्मा में जो वर्तमान क्रूर सरकार रही होगी उसका कहीं न कहीं हृदय पिघलेगा, वहाँ पर बात उठेगी, लोग इसके बारे में विचार करेंगे, मीटिंग होगी और किसी न किसी तरीके से कुछ और भी इनिशिएटिव्स होंगे या वहाँ की क्रूर सरकार मजबूर होगी वहाँ की सरकार को वहाँ के लोगों के हाथ में देने के लिए, जनता की सरकार जनता के हाथ में देने के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए राजी होगी। और आखिर में कहा गया है थैंक यू, और इतना कह करके इस भाषण को धन्यवाद कह करके खत्म किया गया है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर जो था एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसमें कि ऑंग सान सू की के नोबेल प्राइज एक्सेप्ट करने के भाषण को उनके लड़के ने पढ़ करके सुनाया। यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी में वर्ड्स दिए हुए हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए और समय समय पर इसे अपने सेंटेंसेज में इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि आपको इन वर्ड्स की प्रॉपर मीनिंग का पता हो, प्रॉपर यूजेस का पता हो। मैजेस्टीज ये नाउन है, इसका मतलब होता है सॉवरेन पावर्स, महाराजा वगैरह। एक्सेलेंसीज अ टाइटल ऑफ ऑनर। वेलबींग आप समझ रहे होंगे, वेलफेयर, अच्छी लाइफ स्टाइल। परसूट, परसूट का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। इवेंचुअल, इवेंचुअल फाइनल, मतलब इसमें इस घटना को इवेंचुअल इवेंट के तौर पर कहा गया है कि आखिर आखिर वो समय आ ही गया जहां पर पूरी दुनिया ऑंग सान सू की के द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई को एक्सेप्ट कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, उन्हें एक ऑनर दे रही है। वर्दी, इसका मतलब होता है वर्चुअस और वैल्यूएबल, जिसका काफी इंपॉर्टेंस हो। PLIGST, प्लाइट, प्लाइट का मतलब है कंडीशन। अंडर एस्टिमेट, ये शब्द हम लोग कॉमन लाइफ में काफी इस्तेमाल करते हैं। टू एस्टिमेट टू लो, किसी भी चीज के वैल्यू को, इंपॉर्टेंस को कम करके आंकना, दैट इज अंडर एस्टिमेट। इनकार्सरेटेड, इसका मतलब है इम्प्रिजन, मतलब लोगों को जेल में रखा जाना। हीडेड, टुक नोटिस ऑफ। इमेंसिपेशन, इसका मतलब है लिबरेशन, सोशली, पॉलिटिकली एंड लीगली फ्री। TYRANNY, टायरनी का मतलब है क्रूएल, क्रूएल गवर्नमेंट, क्रूएल्टी। सब्जेक्शन, कंट्रोल। एपलॉड, एपलॉड आप समझ रहे होंगे, APPLAUD, टू प्रेज। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, कभी सेमिनार हो, कोई मीटिंग हो, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं ग्रेट एप्लॉज, तो यहाँ पर सभी ताली बजा करके प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर एप्लॉड है, इसका मतलब है टू प्रेज। यूनानिमस, एक मत से। एग्रीइंग इन वन ओपिनियन। इंडोर्स, इंडोर्स का इंडोर्स वर्ब है, इसका मतलब है टू कंफर्म, टू एक्सप्रेस फॉर्मल सपोर्ट फॉर समथिंग। डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है रोक करके रखना। चेक, द स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट इन प्रिजन। हैव यू एवर रिमेंबर, किसी भी स्टूडेंट को याद है ऐसी कोई बात जब अब कभी उन्हें स्कूल में डिटेन किया गया हो, इस वजह से डिटेन किया गया हो कि भाई तुमने ये टास्क पूरा नहीं किया, तो जब तक तुम लिख करके नहीं देते, याद करके नहीं सुनाते, तुम्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा। इंडिफरेंस, अनकंसर्न, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। साइनिसिज्म, सरलीनेस। इनकैप्सुलेट्स, टू एक्सप्रेस और शो समथिंग इन ए शॉर्ट वे। स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब है वन हु मेक्स ग्रेट इफोर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना, जी तोड़ कोशिश करना। अब मैं आगे आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक बार फिर से इस एक्सेप्टेंस स्पीच को खुद से पढ़ेंगे और जो भी सेंटेंसेज आपको डिफिकल्ट नज़र आ रहे हैं उसे अलग करके लिखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं उसे नोट करके रखेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी नोट करके रखेंगे। और हाँ, चैप्टर के बाद में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं,
और भी जो चीज़ें हैं जैसे डिक्शनरी यूज है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, तो सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। और आजकल के समय में चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ना, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन सेंटेंसेस को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में काफ़ी सारे चेंज हो रहे हैं और संभव है बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स हों। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ये चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत हो तब भी आप मेरा लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। और आगे भी मैं बिहार बोर्ड के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। आप इसे सुनें और शेयर करें इसके लिंक को। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।